नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर बात की गई है सेक्शन 161 से लेकर 171 तक की। इसमें हम बात करेंगे ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। इसमें कभी भी ये कंफ्यूजन ना रखें कि गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है कि भैया जो पब्लिक सर्वेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करे। गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में उसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ठीक है जी। पब्लिक सर्वेंट हो सकता है कि कोई लोकल अथॉरिटी उसको अपॉइंट कर ले या कोई कॉर्पोरेशन उसको अपॉइंट कर ले। ठीक है जी। वो पब्लिक की जो सर्विस कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है पर्टिकुलरली वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और इसकी जो 12 कैटेगरीज दी गई हैं कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, सेक्शन 21 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है जी। फिर भी आपको एक थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो पब्लिक सर्वेंट से डील करता है। और अगर हमें यही नहीं पता कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। तो आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे जजेस होते हैं ना, जजेस जब कोई भी केस में डिसीजन दे रहे हैं, क्या वो उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं? क्या उनका कोई खुद का फायदा या नुकसान हो रहा है उस केस से? नहीं हो रहा। एक पार्टी क्रिमिनल है, एक पार्टी विक्टिम है, एक को सजा देनी है, एक को न्याय देना है। दोनों का काम वो कर रहे हैं, दोनों की सेवा वो कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस वो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री फोर्सेस, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनका ये दायित्व है कि वो देश की सुरक्षा करें। जब देश सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, तो एक तरीके से वो भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। या ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराने का जिम्मा जिनके ऊपर दिया जाता है, वो भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो सरकार नहीं नियुक्त होगी, सरकार नहीं होगी तो कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, पालन करेगा और हमारे पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखेगा, देश का विकास करेगा। तो वो भी एक पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा हर वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। और अगर कोई ऐसा ऑफिसर है गवर्नमेंट का जिसका काम है गवर्नमेंट के पेक्यूनियरी इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स को देखना, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है ना। पेक्यूनियरी मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में देखना। ठीक है जी। वो भी एक पब्लिक सर्वेंट। तो इस तरीके से 12 कैटेगरीज दी गई हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो 12 कैटेगरीज हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पब्लिक सर्वेंट हो सकता है कि अगर कोई एक्ट स्पेशली डिफाइन कर दे कि भैया इस एक्ट में ये लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, तो उस एक्ट में वही डेफिनेशन मान्य होगी। ये जो सेक्शन 21 की डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 161 से सेक्शन 165A तक जितने भी सेक्शन इस चैप्टर में दिए गए हैं उन सभी को रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है भैया? सेक्शन 1988 जो साल था उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू हुआ था। ठीक है जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ये जो जितने भी सेक्शंस मैंने आपको बताए 161 से लेकर 165A तक, जो भी इनके प्रोविजंस थे वो उसमें कवर हो गए हैं, इसलिए यहां से उनको रिवील कर दिया गया है। तो जो पहला सेक्शन इस चैप्टर में बनता है वो है 166। ठीक है जी। सेक्शन 166 में कहा गया है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। ठीक है जी। सबसे पहला एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, दूसरा वो लॉ की अवमानना करने वाला होना चाहिए, तीसरा जो अवमानना उसने की है, अगर लॉ के किसी भी प्रावधान को उसने नहीं माना है या डिसोबे किया है तो उसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए किसी का नुकसान करने की, है ना, इंजरी टू एनी पर्सन। तो अगर ऐसा वो करता है तो उसको 1 साल तक की सजा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपकी बाइक चोरी हो गई, आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो, कहते हो भैया जो पुलिस ऑफिसर सामने बैठे हैं, सर जी मेरी रिपोर्ट लिख दो, मेरी बाइक चोरी हो गई है। और वो किसी भी कारण से मना कर देता है कि जी आज नहीं लिखूंगा या लिखने वाला नहीं है, या बाइक कहाँ है उसके पेपर दिखाओ पहले, और पेपर भी आपके बाइक के साथ ही चले गए। तो इस तरीके की कोई भी वो सवाल जवाब करता है जिसका कोई तुक नहीं बनता, कोई खास, सबसे पहले उसको रिपोर्ट लिखनी है। अगर बाइक चोरी हुई है, वो गलत है या सही है वो बाद में पता चल जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं लिखता है तो आपका नुकसान तो हो गया ना। पहले तो आपकी बाइक चोरी हो गई, दूसरा रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिसने चुराई है अगर वो कोई क्राइम कर देता है तो और बाइक छोड़ के भाग जाता है तो बाइक के ओनर के रूप में लायबिलिटी आपकी भी बन जाएगी, है ना, क्योंकि एफआईआर तो लिखी नहीं है, पुलिस को क्या पता कि बाइक चोरी हुई थी या नहीं हुई थी, फिर कैसे प्रूव करोगे आप, है ना। तो आपका कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसने, सिर्फ एक छोटे से एक्ट से। जो पुलिस ऑफिसर है उस समय ड्यूटी पर, उसने एक छोटे से एक्ट से कि भैया मैं तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखूंगा, इस वजह से उसने आपको इंजरी पहुंचाई, इसलिए वो लायबल होगा इस अपराध के अंदर, जिसके अंदर उसको सजा मिलेगी। ठीक है जी।
1 साल तक की सजा मिल सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 166A। इसमें बात की गई है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। पहले में कह रहे थे डिसोबेइंग लॉ इटसेल्फ, यहाँ पे है डायरेक्शन अंडर लॉ, यानी कि लॉ के कानून के प्रावधान के अंदर अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है और उसकी अवमानना करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस इंटेंशन के साथ कि उसको किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, कोई इंजरी पहुंचानी है, तो वो 166A के अंदर कवर्ड है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। पहला है अटेंडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कई सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं लॉ के अंदर जिसमें पुलिस ऑफिसर लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बुला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिमिनल कोई 15 साल से छोटी उम्र का व्यक्ति है या 65 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, या कुछ एक ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें आप महिलाओं को भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हो, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, बेड रिडन व्यक्ति है, तो भी आप उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हो। ऐसे किसी केस में अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो खुद नहीं जाता है उनके पास, बल्कि उन्हें ही पुलिस स्टेशन में बुलाता है, तो वो अपने आप में एक अपराध है, ठीक है जी। दूसरा, मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर जिस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर उसमें वो कोई उलटफेर कर देता है तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। और तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम। देखो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें इमीडिएट एफआईआर लिखना उसकी ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की। फॉर एग्जांपल, सीआरपीसी के अंदर अगर आप देखो तो सेक्शन 326 एसिड अटैक की बात करता है, 376 आपका रेप की बात करता है। तो जो भी रेप विक्टिम है या एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनकी तुरंत जो है एफआईआर लिखनी बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर उसको रिकॉर्ड करने में वो किसी भी कारण से फेल हो जाता है तो वो लायबल होगा इस अपराध के अंदर, ठीक है जी। और इसकी जो सज़ा है वो 6 महीने से 2 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकती है, जो कि फिजिकल लेबर के साथ होगी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेल में आराम से बैठा है, उसको काम करना पड़ेगा। और दूसरा, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन आता है 166B। इसमें बात की गई है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स की, यानी कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर उसके हॉस्पिटल में कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर या रेप विक्टिम आ रहा है तो उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइड करे, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे, कोई पैसे ना चार्ज करे, और पुलिस को इन्फॉर्म करे, है ना। अगर वो ये चीज़ नहीं करता है तो वो इस 166B के अंदर लायबल होगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी, या तो 1 साल तक की सजा होगी या फाइन होगा या दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। अगला सेक्शन देखते हैं 167। इसमें बात की गई है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत बना रहे हो किसी भी इंसान का और जिसकी वजह से उसको इंजरी पहुंच रही है और आपकी इंटेंशन यही थी कि उसको इंजरी पहुंचे, यानी कि उसको कुछ नुकसान हो, तो आप 167 के अंदर लायबल हो। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की, एक जो विक्टिम है वो उसकी रिपोर्ट लिखाने आता है चोरी के अंदर, और जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने फायदे के लिए उसको डकैती के अंदर चार्ज कर देता है, तो उसकी तो सजा बढ़ गई ना, तो उसको नुकसान हो गया, तो ये 167 के अंदर ऑफेंस है। दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपका सिलेक्शन हुआ है किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर और आपको मेडिकल के लिए भेजा गया, वहां पे जो गवर्नमेंट डॉक्टर जो आपका मेडिकल कर रहा था उसने आपकी एक गलत रिपोर्ट बना दी, जिसकी वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, और कुछ समय बाद ये पता चला कि वो जो रिपोर्ट थी वो तो गलत बनाई गई थी, क्योंकि उस डॉक्टर की गलत इंटेंशन थी, वो किसी और का सिलेक्शन करवाना चाहता था, है ना, इस इंटेंशन के साथ कि वो आपका नुकसान हो जाए, उसने ये गलत रिपोर्ट बनाई, तो वो भी लायबल होगा और उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है जी। सेक्शन 168 के अंदर बात की गई है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन अ ट्रेड। कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके की ट्रेड में लेन देन में शामिल हो सके, है ना। अगर वो ऐसा करता है तो ये एक अपराध है और 1 साल तक की सजा और साथ में फाइन उसको भरना पड़ सकता है। सेक्शन 169 की बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऐसा प्रावधान है कानून के अंदर के पब्लिक सर्वेंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता है या इसके लिए कोई भी बिडिंग या बोली नहीं लगा सकता है और ऐसा वो करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टम ऑफिसर है और कस्टम प्रोडक्ट्स की बोली लगाई जा रही है, अगर वो उसमें भाग ले लेता है तो वो इलीगल है। अगर ऐसा कोई भी प्रावधान है और वो फिर भी भाग लेता है तो उसको अपराध माना जाएगा, चाहे वो अपने नाम पे करे चाहे अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पे करे, है ना। अगर उसने वो चीज़ें खरीदी हैं तो उन चीज़ों को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इसमें जो सज़ा है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, और जो भी प्रॉपर्टी उसने इलीगली खरीदी है, अनलॉफुली खरीदी है या बिडिंग करी है, उसको जब्त भी
किया जा सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 170 के अंदर बात की गई है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई ऑफिस होल्ड नहीं करता है पब्लिक सर्वेंट का, लेकिन प्रिटेंड करता है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। जैसे आमतौर पर कई बार आपने कहा होगा कि जी मैं डीसीपी का लड़का हूं या मैं खुद डीसीपी हूं, है ना, वो है नहीं एक्चुअल में, तो वो प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड करना हालांकि अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर वो कोई एक्ट कर दे, ओवर्ट एक्ट कर दे, तो वो अपने आप में एक जुर्म हो जाएगा सेक्शन 170 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई व्यक्ति टीटी बन के आपके सामने आ जाता है, कहता है कि जी टिकट दिखाओ, आपके पास टिकट नहीं है और आपकी रसीद काट देता है। बाद में पता चलता है कि वो जो टीटी था एक्चुअल में वो टीटी नहीं था, वो एक नकली टीटी था। तो अब वो सेक्शन 170 के अंदर कवर किया जाएगा, क्योंकि उसने एक एक्ट कर दिया, उसने आपकी नकली रसीद काट दी। अगर वो नहीं काटता तो 170 के अंदर नहीं आता। इसका जो लास्ट सेक्शन है, अच्छा इससे पहले उसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। 2 साल तक की उसको सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। अब आता है इसका लास्ट सेक्शन, सेक्शन 171 जो इस चैप्टर का है, उसमें कहा गया है कि वियरिंग गार्ब यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट की यूनिफॉर्म पहन लेते हो फ्रॉडुलेंट इंटेंट की वजह से, है ना, आपकी इंटेंशन फ्रॉड करने की है, तो ऐसे में आपको 171 के अंदर चार्ज किया जाएगा। उसमें क्या कहा गया है कि अगर, जैसे पहला ही एग्जांपल लेते हैं, अगर जो टीटी है वो टीटी की ड्रेस पहनकर ट्रेन में एंटर कर गया इस इंटेंशन से कि उसे कोई फ्रॉड करना है, उसको लोगों की नकली रसीद काटनी है, अभी काटी नहीं है, लेकिन उस इंटेंशन के साथ वो उसकी ड्रेस पहन के पहुंच गया, तो वो भी अपने आप में क्राइम है और 171 के अंदर वो लायबल होगा और उसको जो सजा मिलेगी वो 3 महीने तक की हो सकती है और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।